न्यूज, सच जरूरी है। कोई बात नहीं बचेगी अधूरी, हर मुद्दे पर होगी सीधी बात। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूं वो बात बहुत ही अहम है। एक आदमी औसतन पूरी जिंदगी बिता देता है दौलत और शोहरत के पीछे। उसकी चाहत होती है कि उसका नाम मरने के बाद भी अमर रहे। लेकिन आज मैं एक ऐसे ही औद्योगिक घराने की कहानी बताने जा रहा हूं जिसके संस्थापक की इज्जत और साख बेमिसाल थी, लेकिन उसके जाने के बाद उस घराने में जो हुआ वह हैरान कर देने वाला है। ये कहानी है एक कारपोरेट के अंदरूनी हालात की कहानी है जिसे हर किसी को जानना चाहिए। ये कहानी है टाटा घराने की, भारत के सबसे बड़े औद्योगिक साम्राज्य की, जिसकी पहचान ईमानदारी, पारदर्शिता और अनुशासन से होती है। जमशेदजी टाटा और रतन टाटा जैसे महान व्यक्तियों ने इस साम्राज्य को वो ऊंचाइयां दी कि दुनिया के हर कोने में टाटा का नाम सुनने में ही भरोसा पैदा हो गया। लेकिन आज वही घराना संकट के सबसे बड़े दौर से गुजर रहा है। सवाल यह है कि क्या टाटा जैसी साख अब एक व्यक्ति की चालबाजी और तानाशाही के भोड़े खेल में दफन हो जाएगी? क्या जिस समूह ने भारत की छवि को दुनिया में मजबूत किया वही अब भारत की शर्मिंदगी का कारण बन जाएगी? आरोपों के केंद्र में है नोएल टाटा, रतन टाटा के चचेरे भाई, जो कभी पारिवारिक मजबूरी में समूह का हिस्सा बनाए गए थे। लेकिन अब उन पर भी गंभीर आरोप है कि वे नियमों को दरकिनारा करते हुए ट्रस्टियों को अंधेरे में रखकर और अपनी मनमानी से टाटा समूह पर कब्जा करने में भी की साजिश रच रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सवाल उठता है, आखिर नोएल टाटा किसके इशारे पे ये काम कर रहे हैं और क्यों उन्हें इतनी खुली छूट मिली हुई है कि हजारों करोड़ का नुकसान होने के बावजूद न तो कोई फॉरेंसिक जांच होती है और न ही कोई जवाबदेही तय की जाती है। टाटा ट्रस्ट जो इस पूरे ढांचे की रीढ़ है, जहां ट्रस्टियों को हर बड़े फैसले में शामिल होना चाहिए, वहां आज ट्रस्टी हाशियों पर धकेले दिए गए हैं। टाटा सन्स के अनुच्छेद 121 साफ कहता है कि बड़े फैसलों के लिए ट्रस्ट की अनुमति जरूरी है और ट्रस्ट का मतलब है सभी ट्रस्टी, न कि सिर्फ नामांकित निर्देशक। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? नामांकित निर्देशक अपने मन से अरबों खरबों के फैसले कर रहे हैं और बाकी ट्रस्टियों को अंधेरे में रख दिया गया है। यह नियमों का उल्लंघन है, भारत की कारपोरेट गवर्नेंस की छवि पर तमाचा है। नोएल टाटा पर आरोप है कि उन्होंने अपनी अगुवाई में टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड को 3000 करोड़ रुपए के घाटे में धकेल दिया है। सोचिए, 3000 करोड़ रुपए यानी इतनी बड़ी रकम डूब जाती है और कंपनी के भीतर से न कोई आवाज उठती है, न किसी तरह की जवाबदेही तय होती है। सवाल है कि यह रकम गई कहाँ? क्या इसके पीछे कोई एड डीलिंग है? क्या ये घाटा दिखाकर किसी और की जेब भारी की गई है? क्या किसी आम कंपनी में कुछ करोड़ों का भी गबन होता है तो CBI, ED, इनकम टैक्स सब पीछे पड़ जाते हैं। अनिल अंबानी का आपने हाल देखा ही है, लेकिन जब नोएल टाटा जैसे लोग हजारों करोड़ रुपए लुटाते हैं तो कोई सवाल नहीं पूछता। क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि ये टाटा नाम का सहारा लेकर बैठे हैं? इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि घाटे के बाद भी नोएल टाटा ने टाटा सन्स से 1000 करोड़ रुपए की और रकम मांगी। सोचिए, आपके पीछे छूट जाएंगे 1000 करोड़ और वो रकम भी उन्हें अनुच्छेद 128 के तहत परिवर्तित कर दी गई। सोचिए, जिन्हें सिर्फ नामित
निर्देशक की तय हैसियत से बैठाना चाहिए। वो खुद बड़े फैसले ले रहे हैं और अपने ही लिए अरबों की रकम मंजूर करा रहे हैं। इसे अगर हितों का टकराव नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। और सबसे बड़ी बात या विडंबना यह है कि इस मंजूरी की जानकारी बाकी ट्रस्टियों तक पहुंचाई ही नहीं गई। यानी जिस संस्थान ने हमेशा पारदर्शिता का दावा किया वह आज जानकारी को छुपाने की साजिश चल रही है। यह हर जगह चर्चा का विषय बन रहा है। सवाल यह है कि आखिर नोएल टाटा को इतनी छूट किसने दी, क्यों? जब वो टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड को 3000 करोड़ के घाटे में ले जाते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्यों नहीं जवाबदेही तय की गई जाती? और जब वह शख्स टाटा सन्स से 1000 करोड़ की और रकम बटोरता है तो बिना किसी आपत्ति के ये रकम उनको कैसे दे दी जाती है? अगर यह किसी और कॉरपोरेट हाउस में हुआ होता तो अब तक शेयर धारक अदालतों का दरवाजा खटखटा हो चुके होते, लेकिन यहाँ पर सब चुप है। इस खामोशी की वजह यही है कि टाटा सन्स के नामित निर्देशक जिनकी हैसियत से सूचना पहुंचानी चाहिए उन्होंने अपने लिए ही सारे दरवाजे खोल दिए हैं। टाटा सन्स का नियम साफ कहता है कि नामित निर्देशक खुद इतने बड़े फैसले नहीं ले सकते, लेकिन जब नियम ताक पर रख दिए जाए, जब ट्रस्टियों को अंधेरे में रखकर अरबों खरबों का खेल खेला जाए तो समझ लीजिए कि अब साख दांव पर लग चुकी है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि टाटा समूह की इज्जत बचाएगा कोई? जिस संस्थान को रतन टाटा ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और त्याग से इस मुकाम तक पहुंचाया, क्योंकि वो अब नोएल टाटा और उनके साथियों के लालच की बलि चढ़ जाएगा? क्या सचमुच टाटा घराना सिर्फ नाम का रह जाएगा और उसकी असली आत्मा, उसकी नैतिकता कहीं खो जाएगी? शेयरधारक हितैषी हरीश मानेचकवाल ने भी इस अंधेरगर्दी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि साइकेज और जूते बेचने के कारोबार में टाटा इंटरनेशनल को शामिल करने का कोई व्यावसायिक तर्क ही नहीं है। मतलब साफ है कि बिजनेस मॉडल से ज़्यादा यह कमीशन का खेल है। घाटा जितना बड़ा, बैक एंड में कमीशन उतना बड़ा। तो सवाल उठता है कि ये कमीशन किसे जा रहा है? क्या ये खेल सिर्फ नोएल टाटा तक सीमित है या इसके पीछे कुछ और बड़े खिलाड़ी छुपे हुए हैं? टाटा सन्स के मिनट्स के साफ लिखा है कि 1000 करोड़ की रकम जो दी गई है वो कोई उधार नहीं है, लोन नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कोई अंडरलाइन स्टेट नहीं है। यानी सीधी बात यह है, पैसा डूब चुका है। अब आप सोचिए, अगर यही रकम किसी आम कंपनी में डूब जाती तो मीडिया से लेकर रेगुलेटरी एजेंसियां सब सवाल के बौछार कर देती, लेकिन यहाँ यह चुप्पी है। क्या विदेशी निवेशक भारत की ओर इस भरोसे से फिर से देखेंगे? नोएल टाटा पर लगे आरोप सिर्फ अरबों के घाटे तक सीमित नहीं है। आरोप यह भी है कि उन्होंने टाटा सन्स के अन्य ट्रस्टियों को पूरी जानकारी से वंचित रखा, जबकि अनुच्छेद 121 साफ कहता है कि हर ट्रस्टी को बराबर का अधिकार है। लेकिन यहाँ ट्रस्टियों को अंधेरे में रखकर 3 नामित निर्देशकों ने ही पैसा लूटा है। ये न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है बल्कि सीधे सीधे लोकतांत्रिक अधिकारों का भी हनन है। सोचिए, जिन ट्रस्टियों को सबसे ज़्यादा ताकत दी जानी चाहिए उन्हीं को दरकिनारा कर दिया जा रहा है। क्या यही है गुड गवर्नेंस? क्या यही है टाटा समूह की परंपरा? रतन टाटा ने कभी अपने जीवन काल में ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा पारदर्शिता को प्राथमिकता दी। फिर क्यों अब उनके चचेरे भाई उसी संस्थान की आत्मा को बेचने पर तुले हुए हैं? यहाँ सवाल सिर्फ नोएल टाटा पर नहीं है, यहाँ सवाल उन सब पर है जो इस खेल का हिस्सा है। विजय सिंह और वेंकट रमन श्रीनिवास के नाम पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। विजय सिंह 77 साल की उम्र में भी टाटा संस्थान के निर्देशक बने हुए रहना चाहते हैं, क्योंकि क्या सिर्फ इसलिए कि वो वहां बैठकर नियमों को ताक पर रख सके? आरोप है कि जानकारी छुपाकर और नियमों को दरकिनारा रखकर उनका कार्यकाल
बढ़ाया गया है। अगर ये सच है तो न सिर्फ नैतिकता के खिलाफ है बल्कि कंपनी के मूल सिद्धांतों के भी खिलाफ है। वेंकटरमन श्रीनिवासन का मामला भी कम चौंकाने वाला नहीं है। वे अपनी कंपनी टीवीएस से सेवानिवृत्त हो चुके हैं थे, रिटायर्ड हो चुके थे, सत्य साई बाबा ट्रस्ट से भी इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट से वे अभी भी चिपके हुए हैं। क्यों? क्या वजह है कि वो इस संस्थान से चिपके हुए हैं? क्या वजह है कि वो खुद को सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त करने की जगह नियमों को तोड़ मरोड़ कर बने रहना चाहते हैं? ट्रस्टियों ने सवाल उठाया है कि क्या टाटा संस्थान के नियमों में वाइस चेयरमैन का कोई प्रावधान है? अगर नहीं तो फिर ये वेंकटरमन श्रीनिवासन किस आधार पर इस पद पर बने हुए हैं? विदेशी निवेशक टाटा नाम पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, लेकिन अगर वो नाम भी भ्रष्ट हो गया तो भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा आघात पहुंचेगा। नोएल टाटा पर आरोप है कि उन्होंने पारदर्शिता की पूरी लकीरें तोड़ दी है, ट्रस्टियों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया है। बड़े बड़े निर्णय सिर्फ 3 नामित निर्देशक ने ले लिए हैं, बाकी तो भनक तक नहीं लगी है। एक अजीबोगरीब 1000 करोड़ की रकम टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड को दी गई, जबकि न तो ये लोन था और न ही इसके पीछे कोई संपत्ति। ये सीधा निवेशकों के साथ विश्वासघात था। अब सवाल यह है कि अगर नोएल टाटा जवाबदेह नहीं है तो जवाबदेह कौन है? क्या भारत के लाखों निवेशकों को ऐसे ही ठगा जाता रहेगा? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वे इस पर कड़ी कार्रवाई करे? जब आम कंपनियों पर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का शिकंजा कसता है तो टाटा ग्रुप जैसे बड़े कंपनियों पर क्यों नहीं? क्या बड़े नाम की आड़ में कारोबार से बच निकलना आसान है? याद कीजिए, रतन टाटा ने अपने जीवन काल में कभी भी ट्रस्टियों को अंधेरे में नहीं रखा। उन्होंने हमेशा संस्थान को मजबूत करने के लिए पारदर्शिता को हथियार बनाया, लेकिन आज उनके ही नाम पर उनके रिश्तेदार पूरी व्यवस्था को नष्ट करने पर तुले हैं। क्या ये सिर्फ टाटा घराने का नहीं बल्कि भारतीय छवि का अपमान नहीं है? यह सवाल सिर्फ घाटे का नहीं है, सवाल यह भी है कि इस घाटे से किसको फायदा हुआ? क्या कोई बैक एड कमीशन का खेल खेला गया? क्या किसी ने इस घाटे के बहाने अपनी जेब भारी की है? अगर ये सब पारदर्शिता थी तो फॉरेंसिक ऑडिट क्यों नहीं हुआ? क्यों ट्रस्टियों को मांग को नज़रअंदाज कर दिया गया? वहीं टाटा सन्स के भीतर नियुक्तियों पर भी सवाल उठाए हैं। आरोप है कि इस संस्थान की गौरवशाली परंपरा को ताक पर रखकर नियुक्तियों की जा रही है। योग्य लोगों को किनारे करके अपने लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये संस्थान के साथ छल है, धोखा है। ये उन लोगों के साथ धोखा है जो टाटा नाम पर गर्व करते हैं। आज हालत यह है कि टाटा ग्रुप न सिर्फ वित्तीय संकट का साया है बल्कि नैतिक संकट भी गहराता जा रहा है। जिन सिद्धांतों पर साम्राज्य खड़ा था वो आज नोएल टाटा और उनके साथियों की महत्वाकांक्षा और लालच के आगे बौने साबित हो रहे हैं। और यही वजह है कि आज टाटा घराने की साख खतरे में है। सवाल सिर्फ टाटा ग्रुप की वित्तीय सेहत का नहीं है, सवाल यह भी है क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक और कानून व्यवस्था वाले देश को भी व्यक्ति इतना ताकतवर हो सकता है कि वो नियमों को धत्ता बताकर ट्रस्टियों को किनारे करके करोड़ों अरबों रुपए का लेन देन अकेले कर सके। अगर ऐसा है तो फिर टाटा ग्रुप और बाकी कारपोरेट हाउस में अंदर ही अंदर क्या रह गया है? ट्रस्टियों की तरफ से बार बार ये मांग उठाई जा रही है कि नोएल टाटा ने इनके साथियों पर लगे आरोप निष्पक्ष और त्वरित जांच के सवाल से भी है कि क्या टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट अब सिर्फ कुछ व्यक्तियों की निजी जागीर बन रहा है गया है? क्या यह संस्थान अब पवित्रता से वंचित हो चुकी है जिसे दशकों तक रतन टाटा ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से बचा कर रखा गया था? विजय सिंह और वेंकटरमन श्रीनिवासन जैसे नामों पर भी गंभीर सवाल है। 77 साल की उम्र में विजय सिंह को क्या निर्देशक बने हुए हैं? दूसरी कंपनियों में लोग सम्मानपूर्वक रिटायर हो चुके हैं और यह भी है कि जानकारी छुपाकर उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। सच है या नहीं इसकी तस्दीक जरूरी है। वेंकटरमन श्रीनिवासन टीवीएस से 75 साल की उम्र में रिटायर हो चुके हैं। मैं बता चुका हूं आपको ये बात पहले भी, लेकिन टाटा समूह से क्योंकि
चिपके हुए हैं। क्या वजह है कि नियमों को तोड़कर वाइस चेयरमैन जैसे पद पर बने हुए हैं। अगर टाटा सन्स के संविधान में वाइस चेयरमैन का पद ही नहीं है तो ये पद कैसे दिया गया, क्यों बनाया गया? क्या सिर्फ इसलिए कि कोई सर्कुलर पास कर दिया गया और बाकी ट्रस्टियों को भनक तक नहीं लगी? ये सारे सवाल न सिर्फ टाटा घराने के लिए शर्मिंदगी का विषय है बल्कि पूरे देश के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि टाटा ग्रुप सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये भारत की पहचान है। ये वो नाम है जिस पर करोड़ों भारतीयों को गर्व है। अगर इस पर धब्बा लग गया तो दुनिया में भारत की शान को कौन बचाएगा? आज जरूरत है सख्त कार्रवाई की, जरूरत है कि इस पूरे मामले की फोरेंसिक जांच हो, जरूरत है कि हर एक रुपए का हिसाब लिया जाए और जरूरत है कि नोएल टाटा और उनके साथियों से पूछा जाए कि आखिर किस अधिकार से उन्होंने इतने बड़े फैसले अकेले लिए। अगर आज वे ये आवाज़ नहीं उठेंगी तो कल को हर बड़ा घराना इसी राह पर चल पड़ेगा। नियम किताबों में रह जाएंगे और लालच संस्थानों की आत्मा पर कब्जा कर लेगी। इसीलिए ट्रस्टियों की मांग जायज है, इसलिए जांच होना अनिवार्य है और इसीलिए नोएल टाटा और उनके सहयोगी की जवाबदेही तय करना ही होगा। टाटा समूह ने अब तक भारत का मान बढ़ाया है, लेकिन अगर अब वही समूह देश की बदनामी का कारण बनने लगे तो यह न सिर्फ पूरे देश का विश्वास खोएगा बल्कि भारत की जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि टाटा जैसे समूह में क्या हो रहा है। और अंत में सवाल वही है, क्या नोएल टाटा जैसे लोग भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक विरासत को अपनी निजी जागीर में बदल देंगे? क्या फिर से देश में आवाज उठेंगी? क्या सच्चाई सामने आएगी और टाटा नाम सिर्फ एक बार अपनी ईमानदारी और भरोसे के लिए जाना जाएगा? आज वक्त है कि देश ये तय करे टाटा समूह में के नियम चलेंगे या तानाशाही, पारदर्शिता बचेगी या लालच। ये फैसला सिर्फ टाटा ग्रुप का नहीं है, ये फैसला भारत के भविष्य का भी है। मैं नोएल टाटा जी से उम्मीद करूंगा कि वे अपना पक्ष मुझे मेल पर बताएं। मैं उनका पक्ष भी अपने इस न्यूज़ चैनल में शामिल करूंगा कि आखिर इतने बड़े समूह में ये बदलाव का कारण क्या बना हुआ है। आप क्या मेरी बात से सहमत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिएगा MNS न्यूज़ पर। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।